हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी इस टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस की क्लास में। हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का फिजिकल साइंस, जो कि एक टीचिंग सब्जेक्ट है उसको। और जो टॉपिक आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो चल रहे हैं हमारे टीचिंग मैथड्स। अभी तक हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, जिसे हम समस्या समाधान विधि कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, परियोजना विधि जिसे हम कहते हैं, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्यान कम प्रदर्शन विधि क्या होती है, इन मेथड्स को हमने डिस्कस किया। आज हम जो है वो एक नेक्स्ट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है हमारे पास लेबोरेटरी मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि। साइंस की बात हो और साइंस के अंदर प्रयोगशाला ना हो, लेबोरेटरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो साइंस है वो क्या है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जहाँ थ्योरेटिकल जानकारी के साथ साथ प्रैक्टिकल जानकारी का होना भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इसीलिए तो कहते हैं कि साइंस के अंदर हम ब्लाइंड फेथ बिल्कुल भी नहीं होता। सब चीज़, जो चीज़ घटित हो रही है, बच्चा उसी चीज़ के ऊपर क्या करता है, विश्वास करता है। अध्यापक जहाँ हम ये कहें कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए लेक्चर मेथड का यूज़ करता है ना, लेबोरेटरी मेथड में हम क्या देखेंगे, यहाँ लेक्चर नहीं दिया जाएगा, जहाँ किसी चीज़ को प्रदर्शित करके भी नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ होगा क्या, बच्चे को खुद मौका दिया जाएगा किस चीज़ का, सेल्फ लर्निंग का। सब अधिगम का स्टूडेंट को क्या रहेगा, मौका रहेगा। किस चीज़ का उसके पास मौका रहेगा कि जो वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की जानकारी ले रहा है, उसकी थ्योरी क्लासेस के अंदर उस थ्योरेटिकल को वो लेबोरेटरी के अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर क्या करेगा, चेंज करेगा कि किस तरह से जो थ्योरी, जो सिद्धांत या जिस तथ्य की उसने जानकारी ली है वो किस तरह से प्रयोग करी जाती है, किस तरह से उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। इन सब चीज़ों की जानकारी उसे प्रयोगशाला मेथड के अंदर या लेबोरेटरी मेथड के अंदर मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हम ये देखते हैं कि बच्चे के ज्ञान को हम क्या करना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबल नॉलेज देना चाहते हैं। स्टेबल नॉलेज के साथ साथ उस बच्चे को हम सिस्टमेटिक वे से टीच करना चाहते हैं। तो इन सब के लिए जो हमारा लेबोरेटरी मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। क्योंकि इस प्रयोगशाला विधि से हम बच्चे की हर तरह की जो क्यूरीज है, जो प्रॉब्लम है, जो उसकी थिंकिंग है, उसको हम क्या करते हैं, इलाबोरेट करते हैं। बच्चे को मौका दिया जाता है कि वो जो चीज़ सोच रहा है, जिस चीज़ को वो एनालाइज कर रहा है, थिंक कर रहा है, उसको वो इम्प्लीमेंट करे। जब वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएगा, उसको यूटिलाइज कर पाएगा, तो उससे पता चलेगा कि जो चीज़ वो सोच रहा है, जिस चीज़ के बारे में उसकी समझ विकसित हो रही है, वो कितनी सही जो है वो जा रही है। क्योंकि इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि लेबोरेटरी मेथड के अंदर बच्चा जहाँ किसी भी काम को खुद करता है, खुद करने के साथ साथ इसकी क्या खास बात हमारे सामने आती है कि उसे परिणाम के ऊपर बच्चा निकलता है। जब उसने किसी भी लेबोरेटरी मेथड के अंदर किसी भी प्रैक्टिकल को किया, जो भी बच्चे ने प्रैक्टिकल वर्क किया, उस प्रैक्टिकल वर्क के बिहाव पर बच्चा किस पर निकलता है, रिजल्ट पर निकलता है। उसका क्या आता है, आउटकम आता है, रिजल्ट, परिणाम निकलता है, और वो परिणाम उसको खुद सेल्फ एनालाइज करने का मौका देता है। बच्चा अपने आप को सेल्फ एनालाइज करता है, सेल्फ एनालिसिस उसका हो पाता है कि मेरा अगर प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, दैट मीन्स जो जानकारी, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने सीखा है वो मेरा बहुत अच्छे तरीके से क्या हो गया है, डेवलप हो चुका है। तो यानी कि हम क्या देखते हैं, एक तो यहाँ पर बच्चे की नॉलेज जो है वो क्या होती है, स्टेबल होती है।
स्थायी आती है। क्यों स्थायी होती है? क्योंकि बच्चा खुद एक्सपीरियंस गेन करता है, अपने हाथ से किसी चीज को करके देखता है। लर्निंग बाय डूइंग मेथड के ऊपर यहाँ काम किया जाता है। बच्चा जब अपने हाथ से किसी चीज को सीखेगा, करेगा, तो उसके अंदर ज्ञान में क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि उसकी सेंसरी ऑर्गन्स, सभी सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होते हैं? वर्किंग के अंदर आते हैं। हर चीज के अंदर वर्किंग होगी, और जितना ज्यादा हम वर्क करेंगे, जितनी ज्यादा हमारी हम कहें प्रैक्टिस होगी, उससे लर्निंग उतनी ही ज्यादा क्या हो पाएगी? स्टेबल हो पाएगी। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल वर्क से कहाँ निकला जाता है? एक रिजल्ट के ऊपर, एक परिणाम के ऊपर निकला जाएगा, एक आउटकम आएगा, और जो परिणाम है वो बच्चे को खुद सब एनालिसिस, सब विश्लेषण करने का मौका देगा। अगर उसका रिजल्ट अच्छा आया है, सही उसका प्रयोग गया है, तो वो खुद समझ पाएगा कि जो मैंने प्रयोग किया है या जो ज्ञान मैंने हासिल किया है वो बहुत अच्छे तरीके से हासिल किया है। और कहीं पर भी किसी भी कारणवश अगर बच्चे का रिजल्ट, परिणाम अच्छा नहीं आता है किसी प्रैक्टिकल का, तो उससे बच्चा खुद एनालाइज कर पाएगा कि हाँ, मैंने कहीं ना कहीं क्या करी है? कोई ना कोई मिस्टेक करी है, एरर करी है। तो जो उसके द्वारा लर्निंग करी जा रही है, उस लर्निंग के अंदर कहाँ एरर हो रही है, कहाँ त्रुटियां हो रही हैं, उन एरर को फाइंड आउट करने का मौका मिलता है। किसके द्वारा? लेबोरेटरी मेथड के द्वारा, प्रयोगशाला विधि के द्वारा। जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स जो है वो बच्चा सीखता है। मेजरमेंट का हो जाता है इसके अंदर, मेजरमेंट के साथ साथ डिस्टिंग का है, मेजरिंग का है। किसी चीज को हम ये कहें कि एक्सपेरिमेंटली किसी चीज को हम प्रूव करना चाहते हैं, कोई भी चीज है, तो जिस कोई भी फॉर्मूला जो बना है वो किस तरह से इन्वेंट हुआ है, तो उन सब की जो जानकारी है वो बच्चे को यहाँ क्या है? मिल पाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसके अंदर। हमारे पास वाटर का फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। वाटर है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला है हमारे पास H2O। इसका मतलब क्या है कि वाटर तभी फॉर्म होगा जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे प्लस ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होगा, तो ही क्या बनेगा? हमारे पास वाटर मिलेगा। तो इस चीज को जब बच्चा प्रैक्टिकली लैब के अंदर वो करेगा, बाय चांस किसी भी बच्चे से गलती से क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन के कहीं ना कहीं उससे 1 मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, और ऑक्सीजन के उससे क्या हो जाते हैं? 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो उसके पास जब रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्या आएगा? वो वाटर के रूप में नहीं आएगा। तो वो बच्चा सीख पाएगा कि जो फॉर्मूला, जो मुझे केमिकल फॉर्मूला बताया गया है, अगर मेरा रेशो वही रहेगा तो ही मैं वाटर की फॉर्मेशन दे पाऊंगा। अगर इनके मॉलिक्यूल्स का जो रेशो है वो चेंज हो जाएगा तो मुझे वाटर फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल मेथड या लेबोरेटरी मेथड के अंदर क्या होगा, जो थ्योरेटिकल जानकारी हमने लगी है उसके ऊपर हम क्या देखेंगे? प्रैक्टिकल जानकारी की मोहर लग जाएगी, और बच्चे को एक कंसेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो पाएगा? समझ आ पाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसके जो हैं, जो लेबोरेटरी मेथड हैं, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं या इसकी मेरिट्स क्या है। क्या क्या मेरिट्स हैं, कि इसके गुण क्या हैं अगर इस मेथड को साइंस के अंदर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसे जो है वो एक मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है, साइकोलॉजिकल मेथड। साइकोलॉजिकल मेथड, मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान ये कहता है कि बच्चा किसी भी ज्ञान को अगर स्वयं करता है, जितना ज्यादा बच्चा स्वभाव से एक्टिव होगा, क्रियाशील होगा, उतना ही ज्यादा बच्चा अपने जीवन काल के अंदर सीखेगा।
चीजें उसके ऊपर लादी ना जाएं, थोपी ना जाए, रट्टे के ऊपर उसे ना डाला जाए, उसे कहाँ डाला जाए, उसकी थिंकिंग को क्या बना दिया जाए, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड बना दिया जाए कि अगर वो किसी भी ज्ञान को अपने अंदर धारण करना चाहता है तो उसको जस्ट एज इट इज रटे नहीं, उसके ऊपर क्रिया करके, एक्टिव करके कोई भी चीज जो है वो सीखे। तो साइकोलॉजिकल मेथड, क्योंकि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर कि मानव व्यवहार का निर्माण कैसे होता है, वो कहता है कि बच्चा जितना क्रियाशील होगा अपने स्वभाव से उतनी ही उसकी लर्निंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी, बहुत अच्छे तरीके से होगी। जो ज्ञान उसके द्वारा लिया जा रहा है वो उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। अब हम इसका सेकेंड मेरिट देखते हैं कि सेकेंड मेरिट जो है वो इसकी क्या कहती है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांतों के ऊपर आधारित होता है। किस तरह से शिक्षण के सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है? सबसे पहले तो शिक्षण के सिद्धांत जो है वो क्या होते हैं, जिसे आप मैक्सिम्स का रूप भी कह सकते हो कि हर कोई टीचर जो है अगर वो टीचिंग कर रहा है तो उसे कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे रूल हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास रूल आ जाते हैं कि हम कैसे चलते हैं, नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। इसके साथ साथ चीजें कैसे जाती हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये कुछ क्या है, रूल्स हैं जिनको टीचिंग के अंदर क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है, सिंपल से यानी कि सरल से हम कठिन की ओर जाते हैं, और उसके साथ साथ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से क्या जाया जाता है, अमूर्त की ओर जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब लैबोरेटरी मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता है तो ये प्रिंसिपल्स क्या हो जाते हैं, फॉलो हो जाते हैं। हम बच्चे को काल्पनिक नहीं बनाते यहाँ पर। बच्चा जो है जब क्रिया को अपने हाथ से कुछ काम को करके देखेगा तो उसकी जो क्रियाशील है, एक्टिवनेस जो है, जो उसकी काल्पनिकता है, वो किसी चीज के ऊपर क्या होगी, आधारित होगी। जो ज्ञान उसे दिया जाएगा वो ज्ञान उसकी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर क्या होगा, बेस्ड होगा। तो कहीं ना कहीं ये किस पर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। सिमिलरली इसके अंदर क्या आता है, ट्रेनिंग ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। It gives training to साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक अभिवृत्ति। क्या कहती है वैज्ञानिक अभिवृत्ति? वैज्ञानिक अभिवृत्ति ये कहती है कि हम किसी भी चीज के ऊपर ब्लाइंडली फेथ ना करें, उसको जो है रट्टे मारने के ऊपर ध्यान ना दिया जाए, उसकी तह तक जाकर, उसके परिणाम तक जाकर, उसके ठोस सॉलिड जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो चीज जो है हमें गेन करनी चाहिए। तो ट्रेनिंग ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, जब बच्चा प्रैक्टिकल वर्क करेगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने हाथ से करके सीखेगा तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, रिसर्चर बन जाएगा। वो अनुसंधान विधि के ऊपर रहेगा, वो किसी भी चीज को जैसे पहले गठित हुई है उसी तरीके से करने की कोशिश नहीं करेगा, उसे एक नए तरीके से करने की कोशिश करेगा। तो साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब ही क्या होता है कि जब आप किसी चीज को दूसरे के तरीके से बिल्कुल अलग तरीके से करने की कोशिश करते हो तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड कहा जाता है। तो बच्चे की अभिवृत्ति जो है वो कैसी बना दी जाएगी, यहाँ पर साइंटिफिक बना दी जाएगी। उसके साथ साथ हमने क्लैरिटी इन द कंसेप्ट, क्लैरिटी इन द कंसेप्ट यानी कि ज्ञान में या जो चीज हम सीख रहे हैं उसमें क्या आएगी, स्पष्टता आएगी। स्पष्टता तो आएगी, बालक जब चीजों के प्रति भली भांति उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से गेन करेगा, उसके सेंसरी ऑर्गन्स बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर एक्टिव रहेंगे, वो किसी भी चीज को डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड करेगा, प्रत्यक्ष उसको क्या होगा, अनुभव होगा।
जब बच्चा डायरेक्टली किसी भी चीज का क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, तो हम क्या कहेंगे, उसकी जो नॉलेज है, जो उसका कंसेप्ट है, वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जब वो अपने हाथ से चीजों को करके देखा, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, H2O होता है, और अगर बच्चे ने गलती से भी हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल डाल दिए और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स डाल दिए, तो वो वाटर फॉर्मेशन नहीं होगी। तो दैट मीन्स उसको कंसेप्ट को क्लियर करने में क्या मिली, डायरेक्टली उसने क्या लिया, उस चीज का एक्सपीरियंस जो है वो गेन करेगा। तो ये मतलब जो मेरिट्स क्या है इसकी, यानी कि दैट कैन क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द स्टूडेंट, बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर स्पष्टता आती है और एबिलिटी जो है वो बच्चे की डेवलप होती है। इसके साथ साथ अगर हम इसका गुण देखते हैं, तो हमारे पास गुण क्या आता है, वर्किंग एक्सपीरियंस, कार्यकुशलता। वर्किंग एक्सपीरियंस, कार्यकुशलता क्या होगी, जब हम कार्यकुशलता, परफेक्टनेस या परफेक्शन आना किसी भी चीज के अंदर। किसी भी काम को हम करते हैं, जब हम पहली बार किसी काम को करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम परफेक्ट हो जाते हैं, उसके अंदर गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों से बच्चा क्या है, सीख लेगा। जैसे पहली बार उसने एक्सपेरिमेंट किया, उससे गलत होगा, फिर वो दोबारा से उस एक्सपेरिमेंट को करेगा, फिर उसमें थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स आएंगी, तीसरी बार करेगा तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, उसके अंदर परफेक्शन हो जाएगी। तो मतलब वर्क एक्सपीरियंस, कार्यकुशलता आएगी, उसे अवसर मिलेगा किस चीज का, कि प्रयोग करने के साथ साथ निरीक्षण करना, एनालाइज करना और अपने ज्ञान को उतना ही ज्यादा स्टेबल वो इसके अंदर कर पाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ अदर गुड वैल्यूज। लेबोरेटरी मेथड से बच्चे के अंदर और भी ज्यादा बहुत जो है हम कहें कि अदर जो है गुड वैल्यूज बच्चे के अंदर डेवलप होंगी। गुड वैल्यूज किस तरह से डेवलप होंगी, बच्चा ज्यादा से ज्यादा जब किसी काम को करेगा तो एक तो उसकी लेजीनेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो अपने काम के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, उसके अंदर क्या आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मनिर्भरता उसकी बनेगी, आत्मविश्वास उसको जो है वो डेवलप होगा, वो किसी भी काम को प्रयत्न करने से घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं। जो फियर फैक्टर है कि मैं अगर काम को करूंगा तो मेरे से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं, उसको रियलाइज होगा कि हाँ पहली बार गलत हो सकता है, दोबारा मैं जब इसको करूंगा तो वो काम क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक होगा। तो दैट मीन्स बच्चे के अंदर अदर गुड वैल्यूज के साथ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ एस्टीम बच्चे के अंदर आएगा, सेल्फ एस्टीम के साथ साथ हम कहें कि जो बच्चे के अंदर वर्क के अंदर रेगुलरिटी आएगी, लेजीनेस जो है वो बिल्कुल भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसकी थिंकिंग जो है वो कैसे बन जाएगी, प्रॉब्लमेटिक, कि प्रॉब्लम आ गई तो उससे डरना नहीं है, उसका हमें कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, समाधान जो है वो अवश्य ही मिलेगा। तो ये कुछ क्या है हमारे पास डिमेरिट्स हैं कि प्रयोगशाला विधि है तो जहां उसके कुछ गुण हैं तो कुछ ना कुछ दोष भी हमें मिल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी डिमेरिट्स जो है वो क्या है। डिमेरिट्स, दोष जो है वो इसके क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो भाई आंशिक उपयोगिता, पार्शियली यूजफुल, आप इसे पार्शियली यूजफुल भी कह सकते हैं और नॉट यूजफुल फॉर द एवरी कंसेप्ट। हर विषय को या हर तथ्य को, हर उप विषय को हम प्रयोगशाला विधि से नहीं पढ़ा सकते। साइंस की ही हम बात करते हैं तो साइंस के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर प्रयोगशाला विधि को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, वहां हमें अदर मेथड्स को उपयोग करना ही जो है वो पड़ता है। तो दैट इज पार्शियली यूजफुल। सभी विषय या सभी कंसेप्ट को हम प्रयोगशाला या लेबोरेटरी मेथड से पढ़ा नहीं सकते। उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है इसके अंदर कॉस्टली अप्रोच, खर्चीला।
ये विधि जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज्यादा खर्चीली होती है, कॉस्टली अप्रोच। कॉस्टली अप्रोच क्यों हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करे जाएंगे, तो उन प्रयोग को करने के लिए जो है क्या चाहिए होंगी, लैब्स जरूरी होंगी। ठीक है, लैब्स अगर जरूरी हैं तो लैब के साथ साथ लैब के अंदर लैब को फॉलो करने वाले या उसको यूटिलाइज करने वाले इंस्ट्रक्टर की भी आवश्यकता होगी। उसके साथ साथ उसके अंदर एपरेटस की भी जरूरत पड़ेगी, उपकरणों की भी जरूरत पड़ेगी, जिसकी सहायता से क्या है, प्रैक्टिकल वर्क किया जाएगा। तो इसलिए इसे जो है वो बहुत ज्यादा क्या मानते हैं हम, कॉस्टली अप्रोच जो है वो माना जाता है। इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस ऑन द स्टूडेंट। कई बार देखने को मिलता है कि बच्चों के ऊपर इस मेथड की वजह से क्या आ जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, बच्चों से अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाती है, आशाएं हो जाती हैं। क्लास में हर तरह का बच्चा है, डिसेबल बच्चा भी है, नॉर्मल बच्चा भी है, बिलो एवरेज बच्चा भी है। कई बार हमें देखने को क्या मिलता है कि जो बिलो एवरेज बच्चा है, जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल के कंसेप्ट को अडॉप्ट नहीं कर पाता और वहां क्या हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा टाइम और मनी की वेस्टेज हो जाती है। तो स्ट्रेस हो जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर, कैसे बच्चों के ऊपर, जो कहीं ना कहीं क्या है, आपके डिसेबल हैं, बिलो एवरेज हैं, या जिनका आईक्यू लेवल जो है वो इतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, डिफिकल्ट फॉर टीचर। कई बार जो है वो टीचर्स के लिए भी डिफिकल्टी आ जाती है। टीचर के लिए किस तरह से डिफिकल्ट हो सकता है, अब देखिए, क्लास में जब एक टीचर पढ़ा रहा है, 30 की क्लास को पढ़ा रहा है, तो उसको सभी को ऑब्जर्व करना आसान कि वो क्लास बैठी है और टीचर जो है वो उन्हें ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन जब बच्चे कहाँ जा रहे हैं, लैब के अंदर जा रहे हैं, तो टीचर को उनके ऊपर डिसिप्लिन क्रिएट करने में, उनको कंट्रोल करने में और उनके ऊपर, सभी बच्चों के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखने में क्या लगेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम उसे रहेगी। इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी आपने देखा हो जहाँ लैब वर्क होता है, प्रैक्टिकल जब करवाए जाते हैं, या तो स्ट्रेंथ को कम कर दिया जाता है या स्टाफ मेंबर्स क्या रखे जाते हैं, वहां ज्यादा रखे जाते हैं कि प्रैक्टिकल्स के लिए मोर देन 2 टीचर्स जो है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, नहीं तो लैब के अंदर कोई भी दुर्घटनाग्रस्त जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास इसकी डीमेरिट्स, टाइम कंज्यूमिंग। एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्लास में पढ़ाने के लिए आपको 30 या 40 मिनट सफिशिएंट है कि आप 30 या 40 मिनट में एक विषय या एक टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हैं, कि कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात करी जाती है, तो कम से कम एक प्रैक्टिकल को प्रॉपरली डेमोस्ट्रेट करने के बाद बच्चे को प्रैक्टिकली उसका काम करने के लिए जब उसे मौका दिया जाएगा, तो कम से कम जो है वो 2 आवर्स जो है वो एक प्रैक्टिकल के लिए चाहिए। तो जब 2 आवर्स अगर एक प्रैक्टिकल के लिए रखा जाएगा और सभी कंसेप्ट जो हैं वो अगर लैबोरेटरी या प्रैक्टिकल मेथड से पढ़ाए जाएंगे, तो क्या सामने आएगा, करिकुलम प्रॉपरली खत्म नहीं हो पाएगा, सिलेबस टाइमली जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टाइम पे उसके अंदर जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और बाद में क्या हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा और हड़बड़ाहट के अंदर सिलेबस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये मेथड क्या रहता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, समय जो है वो यहाँ पर ज्यादा लगता है। तो हमने आज के इस लेक्चर में क्या देखा है कि जो हमारा लेबोरेटरी प्रयोगशाला विधि, जिसे हम कहें कि साइंस की जान है, साइंस जो है वो बिना प्रयोग के, बिना एक्सपेरिमेंट्स के पढ़ाई ही नहीं जा सकती। तो लेबोरेटरी मेथड होता क्या है, क्यों जरूरी है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस करी कि इसके गुण क्या होते हैं और इसके दोष क्या हैं। तो हम ये कहें कि कहीं ना कहीं मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर हम स्टूडेंट्स की साइड के देखें, लेकिन बहुत बार हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ थोड़ा सा भी इनडिसिप्लिन अगर क्रिएट हो जाता है लेबोरेटरी के अंदर, तो कोई ना कोई दुर्घटना होने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लेबोरेटरी मेथड है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मेथड को, नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।